नमस्कार प्रिय मित्रों, YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने गणराज्य शब्द को परिभाषित किया। इसके अलावा हमने न्याय शब्द को भी परिभाषित किया और समझा कि प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त हमने स्वतंत्रता शब्द को परिभाषित किया और जाना कि प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दे रखी है। साथ ही साथ हमने समानता शब्द को भी परिभाषित किया और प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानताएं दे रखी है। और अंत में हमने व्यक्ति की गरिमा शब्द को परिभाषित किया था। आज की इस क्लास में हम एकता एवं अखंडता शब्द को परिभाषित करेंगे, साथ ही साथ बंधुता शब्द को भी परिभाषित करेंगे। ठीक है, तो समझते हैं कि एकता व अखंडता का मतलब क्या है। एकता व अखंडता, एकता व अखंडता। सबसे पहले हम बात करेंगे एकता की। देखो, एकता जो है वो एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है। क्या है? एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है। एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है। मनोवैज्ञानिक संकल्पना होने का मतलब है कि एकता का जो संबंध है वो किससे है? हमारी सोच से है। एकता का संबंध किससे है? हमारी सोच से है। एकता का वास्तविक मतलब क्या है? एकता का मतलब है एक होने की भावना विकसित करना। एक होने की भावना विकसित करना। एक होने की भावना विकसित करना। अब एक होने की भावना विकसित करना है किसके बीच? तो संप्रदायों के बीच। किसके बीच? संप्रदायों के बीच। संप्रदायों के बीच। जैसे हिंदू मुस्लिम, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख, इनके बीच क्या होनी चाहिए? एक होने की भावना विकसित की जानी चाहिए। इनके बीच एक होने की भावना हो। ठीक है, किनके बीच? संप्रदायों के बीच, जैसे हिंदू मुस्लिम के बीच एक होने की भावना। ठीक है, तो एकता का मतलब क्या है? एक होने की भावना विकसित करना। लेकिन कभी कभी ये जो एकता है वो बाधित होती है। आप सभी को पता होगा कि कुछ समय पहले दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए थे हिंदू और मुस्लिमों के बीच, और इस वजह से ये जो एकता का जो आदर्श है वो क्या हुआ? वो बाधित हुआ। ठीक है, तो एकता का मतलब एक होने की भावना विकसित करना। अब हम बात करेंगे कि अखंडता का मतलब क्या है। अखंडता को समझते हैं। अखंडता, देखो, अखंडता जो है वो एक भौगोलिक संकल्पना है। क्या है? एक भौगोलिक संकल्पना। एक भौगोलिक संकल्पना। भौगोलिक संकल्पना का मतलब है कि इसका संबंध किससे है? भूगोल से है। भूगोल से किस प्रकार से है कि भारत का कोई भी भूभाग, भारत का कोई भी भूभाग अलग नहीं होगा, भारत से अलग नहीं होगा। किससे? भारत से अलग नहीं होगा। यानी भारत का कोई भी क्षेत्र भारत से अलग नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये होती है अखंडता। अखंडता का मतलब कि भारत का कोई क्षेत्र भारत से अलग नहीं हो सकता। लेकिन ये जो अखंडता का आदर्श है उसको भी कभी कभार चुनौती मिलती है, और चुनौती मिली भी है, उस पर भी अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखो, अब हम बात करेंगे कि एकता और अखंडता को चुनौती देने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, इस पर हम चर्चा करते हैं। देखो, यदि हम बात करें एकता की, तो एकता को कौन कौन से कारक चुनौती देते हैं? कौन कौन से कारक चुनौती देते हैं? यदि हम बात करें जातिवाद, तो जातिवाद एक ऐसा फैक्टर है जो एकता के आदर्श को क्या करता है? बाधित करता है। जातिवाद, संप्रदायवाद, संप्रदायवाद, जैसे हिंदू मुस्लिमों के बीच किस प्रकार की सोच है। ठीक है,
और क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद। अब देखो, जातिवाद एक ऐसा कारक जो एकता को प्रभावित करता है। आप सभी को पता होगा कि किस प्रकार से एक जाति खुद को श्रेष्ठ समझती है अन्य जाति की तुलना में। तो जब अन्य जाति की तुलना में वो स्वयं को श्रेष्ठ समझेंगी तो फिर दोनों जातियों के बीच एक होने की भावना कैसे विकसित होगी? नहीं हो सकती। यदि हम बात करें संप्रदायवाद की, तो आप सभी को पता होगा कि कुछ समय पहले दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुई हिंदू मुस्लिमों के बीच। जब भारत आजाद हुआ उस दौरान भी हिंदू मुस्लिमों के बीच सांप्रदायिक दंगे हुए थे। तो ऐसी स्थिति में एक होने की जो भावना है उसको कुचल दिया जाता है, एक होने की भावना बाधित होती है। ठीक है। यदि हम बात करें क्षेत्रवाद की, तो क्षेत्रवाद का मतलब कि इस प्रकार की मानसिकता रखना कि ये उत्तर भारत का व्यक्ति है, ये दक्षिण भारत का व्यक्ति है, ये पूर्वोत्तर भारत का व्यक्ति है। और जब इस प्रकार की मानसिकता होगी तो फिर एक होने की भावना नहीं हो सकती, एक होने की भावना विकसित नहीं हो सकती। ठीक है। तो ये जो कारक है, ये जो फैक्टर है, वो क्या करते हैं, इस एकता को चुनौती प्रदान करते हैं। अब हम बात करें अखंडता की, और ये जो कारक है, ये सभी कारक क्या है, ये आंतरिक कारक है, देश के अंदर ही होता है ऐसा, ये आंतरिक कारक है। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से एकता को प्रभावित कर रहा है, नहीं, ये आंतरिक कारक है जो एकता को प्रभावित करते हैं। यदि हम बात करें अखंडता की, तो अखंडता को चुनौती देने वाले कारक कौन कौन से हैं उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। अखंडता, देखो, अखंडता को कौन कौन से कारक चुनौती देते हैं, तो यदि हम बात करें तो जैसे आतंकवाद, 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 अलगाववाद, अलगाववाद और बाह्य आक्रमण, ये क्या करते हैं, ये अखंडता को चुनौती देते हैं। देखो, आतंकवाद, आतंकवाद के माध्यम से भी क्या किया जाता है कि किसी क्षेत्र को अधिग्रहित कर लिया जाता है, किसी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया जाता है आतंकवादियों के द्वारा। उससे भी क्या होती है, अखंडता क्या होती है, बाधित होती है। यदि हम बात करें अलगाववाद की, तो अलगाववाद का मतलब है कि आप सभी को पता होगा कि करंट में खालिस्तान का मुद्दा अक्सर उठता रहता है। खालिस्तान का मुद्दा क्या है, खालिस्तान का मुद्दा है कि भारत में पंजाब के कुछ क्षेत्र को अलग करने की मांग करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, पंजाब के कुछ क्षेत्र को अलग करने की मांग करते हैं कि वो क्षेत्र अलग हो जाए और एक अलग देश के रूप में उसको दर्जा दिया जाए और उसका नाम क्या होगा, खालिस्तान। ठीक है। तो ये खालिस्तान का मुद्दा क्या होता है, उठता रहता है। आप सभी को पता होगा कि नागालैंड में भी इस प्रकार के आंदोलन होते हैं, इस प्रकार का विद्रोह होता है कि नागालैंड को क्या किया जाए, भारत से अलग किया जाए। ये मांग उठती रहती है नागालैंड में भी। ठीक है। तो अलगाववाद की जो समस्या है वो किस प्रकार से है। ठीक है। अब देखो, यदि हम बात करें बाह्य आक्रमण की, तो आप सभी को पता होगा कि बाह्य आक्रमण करके किसी क्षेत्र पर कब्जा करना, जैसे आप सभी को पता है, और यदि नहीं है तो देखो 1962 में क्या हुआ, भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ। चीन ने क्या किया, भारत पर आक्रमण किया। भारत उस युद्ध के लिए तैयार नहीं था और भारत की क्या हुई, पराजय हुई। और चीन ने क्या किया कि भारत के लगभग 20,000 वर्ग मील क्षेत्र पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। ठीक है। और ये क्षेत्र किसका था, भारत का क्षेत्र था। ठीक है। आप सभी को पता है कि पीओके जो पाकिस्तान के द्वारा अधिग्रहित किया गया क्षेत्र है वो भारत का है, लेकिन पाकिस्तान ने क्या कर रखा है, उस पर कब्जा कर रखा है। तो बाह्य आक्रमण के द्वारा क्या करना, क्षेत्र पर क्या करना, कब्जा करना, जिससे भी क्या होती है, अखंडता बाधित होती है। अब ये जो कारक है, ये आंतरिक कारक भी है और बाह्य कारक भी है। यदि हम बात करें अलगाववाद की, तो अलगाववाद जो है वो देश के अंदर ही है। आप सभी को पता होगा खालिस्तान का मुद्दा, देश के जो लोग हैं, कुछ ऐसे कट्टर लोग हैं जो क्या करते हैं, इस प्रकार
कि इस प्रकार का कदम उठाते हैं। ठीक है, तो अलगाववाद जो है वो आंतरिक कारक है, लेकिन बाह्य आक्रमण की बात करें तो ये क्या है, ये बाह्य कारक है। तो ये जो कारक है वो आंतरिक कारक भी है और बाह्य कारक भी है। ठीक है, तो अखंडता को क्या करते हैं, आंतरिक व बाह्य कारक दोनों चुनौती पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इतना हमने समझ लिया। अब हम बात करेंगे किसकी, बंधुता शब्द की, और ये अंतिम शब्द बचा है जिसको हमें परिभाषित करना है। ठीक है, चलो देखिए। अब देखो बंधुता का मतलब क्या है। बंधुता, बंधुता का मतलब है भाईचारे की भावना विकसित करना, भाईचारे की या बंधु भाव से रहना, भाईचारे की भावना विकसित करना, विकसित करना, भाईचारे की भावना विकसित करना। देखो अभी हमने क्या समझा था, एकता, एकता का मतलब है एक होने की भावना विकसित करना, और बंधुता का मतलब है भाईचारे की भावना विकसित करना। तो क्या दोनों एक ही है, तो इसका जवाब है दोनों एक नहीं है। एकता संप्रदायों के स्तर की बात करती है कि संप्रदायों के बीच में एक होने की भावना होनी चाहिए, हिंदू और मुस्लिमों के बीच एक होने की भावना होनी चाहिए। ठीक है लेकिन बंधुता जो है वो व्यक्ति के स्तर की बात करती है, किसके स्तर की, व्यक्ति के स्तर की, व्यक्ति के स्तर, व्यक्ति के स्तर का मतलब है कि जैसे व्यक्तियों के बीच एक होने की भावना विकसित करना, जैसे पड़ोसी के साथ किस प्रकार का व्यवहार है, पड़ोसी के साथ कोई व्यक्ति बंधुभाव से रहता है या नहीं है, पड़ोसी के बीच एक भाईचारे की भावना है या नहीं है। ठीक है, तो समाज में किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। ठीक है, कि किसी व्यक्ति के द्वारा समाज में अन्य व्यक्ति के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, दोनों के बीच किस प्रकार का व्यवहार है, दोनों के बीच बंधु भाव है या नहीं है, दोनों के बीच भाईचारे की भावना है या नहीं है। ठीक है, तो ये व्यक्तियों के स्तर की बात करता है और एकता संप्रदायों के स्तर की बात करती है। ठीक है, तो बंधु भाव का मतलब, बंधुता का मतलब भाईचारे की भावना विकसित करना, भाईचारे के साथ रहना। तो हमने क्या किया, हमने एकता एवं अखंडता शब्द को परिभाषित किया, हमने बंधुता शब्द को भी परिभाषित किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब कि हमने प्रस्तावना में शामिल सभी शब्दों को क्या किया है, समझ लिया है, लेकिन अभी भी प्रस्तावना जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है। अभी भी प्रस्तावना से संबंधित कुछ मुद्दे हैं, और मुद्दे क्या है कि कुछ लोग प्रस्तावना की आलोचना करते हैं, और किस आधार पर वो आलोचना करते हैं इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो देखो प्रस्तावना की आलोचना, कुछ लोगों के द्वारा प्रस्तावना की आलोचना की जाती है, और किस आधार पर करते हैं। देखो पहला आधार ये है कि हमारी जो प्रस्तावना है वो क्या है, अप्रवर्तनीय है। क्या है, अप्रवर्तनीय है। अप्रवर्तनीय का मतलब क्या है, देखो एक शब्द होता है प्रवर्तनीय और एक शब्द होता है अप्रवर्तनीय। प्रवर्तनीय का मतलब है कि हम किसी मामले को न्यायालय में लेकर जा सकते हैं, लेकिन अप्रवर्तनीय का मतलब है कि हम प्रस्तावना को न्यायालय में नहीं ले जा सकते, प्रस्तावना को आधार बनाकर हम न्यायालय में नहीं जा सकते। इसका मतलब कि प्रस्तावना जो है वो क्या है, वो अप्रवर्तनीय है, और ये जो है कौन, प्रस्तावना, वो भारत सरकार के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक निर्देश के रूप में है। भारत सरकार के लिए क्या है, एक निर्देश के रूप में है। ये भारत सरकार को निर्देश देती है कि ऐसा करना है, लेकिन भारत सरकार के लिए ये बाध्यकारी नहीं है। भारत सरकार प्रस्तावना को लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। भारत सरकार प्रस्तावना को लागू करने के लिए बाध्य क्यों नहीं है, क्यों,
क्योंकि यदि हम भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार के पास उतने संसाधन नहीं है जिससे कि वो भारत की जनसंख्या की मांग को पूरा कर सके, भारत की जनसंख्या की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सके। यदि हम भारत की बात करें तो भारत की जो जीडीपी है वो जनसंख्या की तुलना में काफ़ी कम है और भारत के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि संपूर्ण जनसंख्या की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जा सके। इस वजह से संविधान सभा के सदस्यों ने क्या किया कि प्रस्तावना को अपरिवर्तनीय बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि यदि हम बात करें प्रस्तावना की तो प्रस्तावना में शब्द दिया गया है व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा का मतलब है कि अच्छा भोजन मिलना चाहिए, आवास मिलना चाहिए, ठीक है, वस्त्र मिलने चाहिए, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, हमारा संविधान लागू हुआ, उस दौरान भी भारत के पास इतने संसाधन नहीं थे और आज भी इतने संसाधन नहीं हो पाए हैं जिससे भारत की जो जनसंख्या है उसकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इस वजह से प्रस्तावना को अपरिवर्तनीय बनाया और ये कहा गया कि व्यक्ति की गरिमा का मतलब है कि गरिमापूर्ण तरीके से जीवन जीना। अब कोई व्यक्ति प्रस्तावना में ये जो शब्द दिया गया है व्यक्ति की गरिमा, इसको आधार बनाकर कहाँ चला जाए? न्यायालय में चला जाए और न्यायालय के समक्ष ये कहे कि जनाब प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा शब्द दिया गया है और उसका मतलब है कि आवास की सुविधा होनी चाहिए और भारत सरकार मुझे आवास उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। तो न्यायपालिका क्या कहेगी कि जनाब प्रस्तावना जो है वो अपरिवर्तनीय है, वो भारत सरकार के लिए एक निर्देश के रूप में है, सरकार के लिए ये बाध्यकारी नहीं है। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया भी है, न्यायपालिका के समक्ष गया भी है। एक केस हुआ था मदन मोहन केस। क्या नाम है? मदन मोहन केस। उस केस का भी हम जिक्र कर लेते हैं। नाम है मदन मोहन केस। मदन मोहन केस, ये केस कब का है? 1957। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अर्थात न्यायपालिका ने क्या कहा था कि हमारी जो प्रस्तावना है वो क्या है? अपरिवर्तनीय है, यानी प्रस्तावना को लागू नहीं किया जा सकता। वो सरकार के लिए एक निर्देश के रूप में है, ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि सरकार उसे लागू करे या ना करे। ठीक है, इतना हमको समझ में आता है। तो प्रस्तावना जो है वो क्या है? अपरिवर्तनीय है और इसी वजह से कुछ लोग इसकी आलोचना करते हुए प्रस्तावना की तुलना एक दंत विहीन व्याघ्र से करते हैं। किससे करते हैं? एक दंत विहीन व्याघ्र, यानी एक ऐसा व्याघ्र, ऐसा टाइगर जिसके दांत नहीं है। अब आप बताओ, एक ऐसा टाइगर है जिसके दांत हैं और एक ऐसा टाइगर जिसके दांत नहीं है, खतरनाक कौन है? जिसके दांत होंगे। लेकिन प्रस्तावना को दंत विहीन बना दिया गया है, प्रस्तावना का कोई महत्व नहीं रहा, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन ये जो आरोप लगाते हैं वो क्या है? वो गलत है। प्रस्तावना का महत्व है और हम प्रस्तावना के महत्व पर भी चर्चा करेंगे कि प्रस्तावना का महत्व क्या है। ठीक है, चलो। तो इस आधार पर क्या करते हैं, कुछ लोग आलोचना करते हैं और आलोचना करते हुए ये कहते हैं कि प्रस्तावना एक दंत विहीन व्याघ्र की भांति है। और किस आधार पर आलोचना करते हैं? देखो प्रस्तावना जो है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना की जो विषय वस्तु है, कौन? प्रस्तावना की विषय वस्तु, प्रस्तावना का जो कंटेंट है और प्रस्तावना की जो भाषा है उस पर किसका प्रभाव है? ऑस्ट्रेलियाई जो प्रस्तावना है, ऑस्ट्रेलियाई जो संविधान की प्रस्तावना है, ऑस्ट्रेलियाई संविधान की जो प्रस्तावना है उसका प्रभाव है। प्रस्तावना को कहां से लिया गया है? संविधान सभा के सदस्यों ने कहां से लिया? अमेरिका से लिया। और प्रस्तावना की जो विषय वस्तु है और जो भाषा है उस पर किसका प्रभाव है? ऑस्ट्रेलियाई संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है। इस वजह से आलोचक ये कहते हैं कि संविधान निर्माताओं ने
क्या? संविधान निर्माताओं ने, जो संविधान निर्माता थे, जो हमारे संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने कोई मौलिक काम नहीं किया, उन्होंने कोई नया काम नहीं किया, मौलिक कार्य नहीं किया। इसीलिए आलोचक ये कहते हैं कि प्रस्तावना में मौलिकता का अभाव पाया जाता है। तो इस प्रकार से भी वो क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। अब हम बात करें कि और किस आधार पर आलोचना करते हैं। देखो, देखो हमारी प्रस्तावना में कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे समाजवाद, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्र। ये शब्द कहाँ पर है? प्रस्तावना में है। तो आलोचक ये कहते हैं कि प्रस्तावना में कुछ ऐसे शब्द हैं, और वो शब्द है जैसे समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र, जिनका अर्थ स्पष्ट नहीं है। आलोचक क्या कहते हैं कि इन शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं है, इसीलिए प्रस्तावना में अस्पष्टता पाई जाती है। आलोचक क्या कहते हैं कि इन शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं है, इसीलिए प्रस्तावना में क्या पाई जाती है? अस्पष्टता पाई जाती है। आपको पता होगा कि हमने समाजवाद को परिभाषित किया था कि भारत में जो समाजवाद है वो साम्यवाद नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक समाजवाद से निकटता रखता है, लेकिन पूरी तरह से भी लोकतांत्रिक समाजवाद नहीं है। तो इस शब्द को हमने क्या किया था? इस शब्द की विस्तृत व्याख्या की थी। पंथ निरपेक्ष को भी सही ढंग से समझा था, लेकिन प्रस्तावना में इस शब्द को देखकर हम ये कह सकते हैं कि भारत की जो प्रकृति है वो किस प्रकार से है। हमने देखा कि धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में क्या अंतर है। ठीक है, लोकतंत्र यानी भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। सिर्फ इस शब्द को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। जब हम इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे तब हम ये देखेंगे कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, जो हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। ठीक है, तो आलोचक ये कहते हैं कि प्रस्तावना में इन शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं है, इसीलिए प्रस्तावना में अस्पष्टता पाई जाती है। तो आज हमने क्या समझा? आज हमने एकता एवं अखंडता शब्द को परिभाषित किया, बंधुता शब्द को परिभाषित किया, साथ ही साथ हमने ये भी समझा कि कुछ लोग प्रस्तावना की आलोचना करते हैं और किस आधार पर करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है वो भली भांति प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। कल हम प्रस्तावना का जो महत्व है वो टॉपिक और प्रस्तावना से संबंधित कुछ मुद्दे हैं कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद।